नमस्कार। दोपहर न्यूज़ अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है और वो है शाम के अखबारों की बात चाय के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको शाम के अखबारों में जो भी महत्वपूर्ण खबरें छपी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और आप तक कोशिश करेंगे कि अखबार देखे बिना जो अगर आपसे छूट गया हो तो भी आप उसके बारे में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में हम तमाम खबरों के अलावा कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं करेंगे और आखिरी में कुछ हास परिहास की चर्चाएं होती है वो भी हम आपके साथ करेंगे। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में इंदौर के माने हुए पत्रकार जो पत्रकारिता में 64 कलाओं के पारंगत है। 64 कलाओं से मेरा मतलब ये है कि वो नगर निगम से लेके प्रशासन से लेके पॉलिटिकल उससे लेके साहित्य से लेके सभी क्षेत्रों में अलग अलग पत्रकारिता कर चुके हैं, इसलिए वो 64 कलाओं के पारंगत कहलाते हैं। तो अपन हर विषय पे उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं। शेखर बागोरा जी मेरे साथ हैं और वे शाम के प्रभात किरण अखबार में कार्यरत भी हैं और शहर की नब्ज़ पर उनकी नज़र भी है। तो हमने आज से ये कार्यक्रम उन्हीं के साथ में सहयोग से चालू किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्यक्रम होगा। कुछ भी ऊंचा नीचा हो तो उसकी जवाबदारी इन्हीं पे पास रहेगी, मेरे पास नहीं रहेगी। तो हम इस कार्यक्रम को शेखर जी आज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन भी है तो हम आज इस कार्यक्रम को ट्रायल के तौर पे हमने शुरू किया और आज से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो हम सबसे पहले जो शहर के चुनिंदा अखबार हमने आज उठाएँ, कुछ अखबार आज नहीं आ पाए हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कल से वो भी आ जाएँ ताकि हम उनकी उन खबरों पर बात कर सकें जिनको लेकर हम चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए इस शहर में। तो हम आज सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे अग्निबाण की खबरों से, ठीक है ना साहब? अग्निबाण की खबरों से हम चर्चा करना चाहेंगे। अब वैसे भी त्यौहार निपट गए हैं तो अखबार थोड़े से दुबले भी हो गए हैं, नहीं तो बहुत भारी भरकम हो रहे थे अखबार, तो अब दुबले भी हो गए और खबरों को जगह भी मिलने लगी है। तो एक तो आज निश्चित रूप से जो कनाड़ा में हादसा हुआ है और जो कनाड़ा में हिंदू मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेकर इस शहर में रोष व्यक्त किया जा रहा है और एक नए प्रकार का रोष लोगों ने व्यक्त किया है कुछ लोगों ने, और उन्होंने जो है सड़क भर में ट्रूडो के फोटो लगा दिए जिनके ऊपर से वाहन चल रहे हैं। क्या लगता है आपको इस प्रकार के उससे कोई हम संदेश दे पाएंगे? इस तरीके से हम लोग संदेश, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चले थे, उसी तरह कनाडा में जो हुआ है, हिंदू मंदिरों पे हुआ है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं उसको लेकर आज जो विरोध किए गए हैं, शुरुआत कांग्रेस ने की है। सड़कों पे उन्होंने कनाडा के राष्ट्रपति का फोटो लगाया है, उसके ऊपर गाड़ियां चलवाई है। ये विरोध का अपना तरीका हैगा, पर विरोध जताकर कम से कम ये बताने की कोशिश की गई है कि वहाँ जो लोग हैं उनकी हम यहाँ चिंता करते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है कि इसके अंदर जब कांग्रेस के लोगों ने किया तो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता इसमें क्यों नहीं शामिल होते हैं? चुनिंदा वही नेता है शायद, मुझे लगता है विवेक खंडेलवाल और यही 3-4 नेता हैं जो निरंतर लगे रहते हैं। तो बड़े नेता ऐसे प्रकार के आयोजनों में क्यों नहीं शामिल होते हैं? सब दिक्कत यही कांग्रेस में आ रही है कि कांग्रेस में संगठन काम नहीं कर पाएगा। कांग्रेस की में जो बिखराव है, कांग्रेस में जो एकता नहीं है, जब विरोध की बात करते हैं, इस प्रदर्शन की बात नहीं करें, शहर के मुद्दों पर भी कांग्रेस एक नहीं हो पाती है। तो कांग्रेस में यही तो कमी है जिस वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है। अच्छा, अपन माने कि इसीलिए कांग्रेस में ये कमियां इसीलिए वो कम होते कम होती जा रही है। एक और मामला है, जैसे आज अग्निबाण में एक और खबर थी कि डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। शासन क्या कर रहा है या नगर निगम क्या कर रही है? आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है व्यवस्था ताकि हम स्वास्थ्य को लेकर नियंत्रण कर पा रहे हैं? भाई सब डेंगू को लेकर जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे थे, अभी दिवाली का माहौल चला है, धुआं हुआ है, आतिशबाजी हुई है, उसके बाद में मरीज हर साल दिखने में आता है। इसके बाद में डाउनफॉल शुरू होता है, ठंड शुरू होने वाली है तो मच्छरों का प्रकोप कम होने लगता है। अभी बताया गया कि 12 दिन बाद रिपोर्ट आई हैगी, वो इसलिए बताया गया कि इस बीच छुट्टियों का दौर रहा, इस वजह से रिपोर्ट भी नहीं आ पाई हैगी। अब ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि मरीजों की संख्या बढ़ती है या उसी लेवल पर धीरे धीरे कम होती है। एक और मामला चल रहा है, इस पर हम जरूर बात करना चाहेंगे शेखर जी, कि सिख समाज के चुनाव को लेकर लंबी खींचतान चल रही है। मेरे को लगता है शायद 6-8 महीने से ज़्यादा होगा और चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं, कोई तय नहीं हो पा रहा है। इस मामले में मेरा ही मानना है, जैसे ये खबर है इसके अंदर भी सिख समाज की, मेरा ही मानना है, आपको क्या लगता है कि क्या समाज में हम, एक समय था जब समाज का चेहरा ऐसे लोग होते थे जिनका नाम आते ही शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आदर से खड़े हो जाते थे। अब समाजों के अंदर क्या खींचतान मची कि समाज के चेहरे खत्म हो गए और आज समाज के चेहरों में जो दिखाई पड़ते हैं सामने, जिनको दिखाना पड़ रहा है, उनके सब के रिकॉर्ड जो हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। समाज की सेवा एक्चुअली उस भाव से की जाती है जिसमें कोई आपको लाभ नहीं देखा जाता है। अभी चीजें समाज में जो जिम्मेदारी जो लोग ले रहे हैं उसमें भी राजनीतिकरण आ गया है। राजनीति में जो नेता जो आते हैं, नेतागिरी वही करते हैं, जिसके पास पैसा है वही आगे जाता है, वही पद लेता है। ऐसे समाज में भी यही घुस जाएंगे।
वजह है कि समाज में आप काम करने वाले लोग इसलिए पीछे खसक गए कि उनको लगता है कि वो खर्चा नहीं कर सकते हैं। सेवाभावी लोगों की पूछ खत्म हो गई है। बात करें गुरु सिंह सभा की चुनाव की, गुरु सिंह सभा के 12 साल बाद चुनाव होने की कवायद शुरू हुई थी और पिछले 8 महीने से चल रहा है चुनाव होंगे होंगे होंगे, पर ये बीरबल की जो खिचड़ी ऐसी उलझी है कि पक ही नहीं पा रही है। बात लोअर कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, डबल बेंच में गई, अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गएंगे। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई है, उसके बाद पता चलेगा कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। हाँ, तो इसके बाद केवल राष्ट्रपति के मामला रह जाएगा, वहां से हस्तक्षेप होगा, उसके बाद ही चुनाव हो पाएगा। मेरे को ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना ये एक और चीज बताता है कि क्या समाज में ऐसे 5 लोग नहीं जो बैठ के तय कर दें कि भैया इसको ऐसे करना और इस कार्यक्रम को ऐसे किया जाए और इस प्रकार से चुनाव होंगे और ये लोग चेहरे होंगे। ये भी होना चाहिए मुझे लगता है, पर समय की बात है। हम क्या, एक और खबर है जो पत्रिका में भी है, और पत्रिका में 2 खबरें हैं। एक तो हमारे पास कि 48 लाख शादियां पूरे देश भर में हो रही हैं 2 महीनों के अंदर। उसमें इंदौर का उन्होंने एक आकलन किया और इंदौर में 2000 शादियों का 2 महीनों का एक आकलन किया हुआ उन्होंने। 2000 शादियाँ इंदौर में हो गई, बड़ी बात है। मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है और ख़ासकर गरीब तबके के लिए, जो खासकर बैंड बजाने वाले से लेके गेस्ट लेके, इन सब के घरों में थोड़ी ना थोड़ी संपन्नता आती है और खुशहाली आती है। हमारे यहाँ इन आयोजनों को लेकर हमें किस प्रकार से करना चाहिए ताकि जो है हम लोग इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से ये कार्यक्रमों को आगे पहुंचा पाएं और अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, क्या करना चाहिए? पहले शादियां जो हुआ करती थी एक परिवार के बीच में हुआ करती थी, आजकल शादियां नहीं, अब इवेंट बन गई है कि शादियों का काम इवेंट कंपनी को दे दिया जाता है। वो आपको बताते हैं, वो तय करते हैं कि आपको कपड़े क्या पहनना है, वो तय करते हैं आपको बाल कैसे कटाना है, तो वो तय करते हैं कि आपको ठुमके कैसे लगाना है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये दिखावा जो बड़ा हैगा, खर्चीली हो गई है। इस इवेंट ने शादियों का रुख ही बदल दिया हैगा। जो शादियां अब एक तो 5 दिन चलती थी, उसके अंदर मर्यादा में चीजें होती थी, अब तो इतने दिन चल रही है शादियां कि समझ नहीं आ रहा है। किसी उम्र को नहीं छोड़ा इन इवेंट वालों ने, इसलिए शादियां खर्चीली भी हो गई है। हाँ, नहीं, पर ये हालांकि चलो हम लोग तो इस उससे निकल गए। हम लोग को हमारे टाइम पे तो ये सब था ही नहीं। खुद ही बैंड लेके जाओ, बाजा लेके जाओ और बारात लेके जाओ और घर बहू को घर लेके आ जाओ। उस संपत सरल की लाइनें हैं, मुझे याद आ गई कि संपत सरल ने इंदौर के कार्यक्रम में कहा था कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी हिम्मत देखो कि मैंने तुमको बिना देखे शादी कर ली तुमसे। मतलब मेरे ज़माने में था, पिताजी ने मेरे को कहा और मैंने तुमको बिना देखे शादी कर ली। तो पत्नी ने उनसे कहा कि मेरी हिम्मत देखो कि मैंने तुमको देखने के बाद शादी की। तो ये तो अपनी अपनी बात है। और एक दौर ये है कि शादी के पहले प्री वेडिंग शूट हो जाता है। देखना दिखाना तो दूर की बात है, प्री वेडिंग शूट में क्या क्या नहीं शूट हो जाता है, सब दिखता है। आजकल लोग कहते हैं इसीलिए घड़ी डिटर्जेंट केक जैसा मामला हो गया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आजकल समय की बात है। एक और खबर है, वो तो प्रभात किरण में भी, आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी है कि इंदौर से तमाम नेताओं को अब बाहर जाने का क्रम शुरू हो रहा है। भाजपा के और कांग्रेस में तो है नहीं, खैर भाजपा में। आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे नेता हो सकते हैं जिनको कहीं बाहर जवाबदारी दी जा रही होगी या दी जाएगी? महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, 20 तारीख को वोटिंग है, दिवाली निपट गई है। हालांकि दिवाली के पहले ही इंदौर के नेताओं ने महाराष्ट्र में डेरा जमा लिया था और कई लोग ऐसी विधानसभा में जा रहे हैं जहाँ से मुंह दिखाई करना है। नागपुर में इंदौर के तमाम नेता पहुंचे हैंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी मिली है कई विधानसभाओं की। कई लोग कैलाश जी को अपना मुंह दिखाने जा रहे हैं। ये लोग जाके वहां कितना प्रभावित करेंगे ये तो यही जानते हैं, पर जा रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी नजदीक है, इंदौर की ओर नजदीक है, तो बड़ा आसानी से जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। चुनाव तो एक बहाना है, पर जिस तरीके से जाते, हरियाणा में कोई नहीं गया, यहाँ से हिमाचल में चुनाव हुए थे कोई नहीं गया, पर महाराष्ट्र जा रहे हैं। झारखंड में कोई नहीं जा रहा है। एक और बात है इसके अंदर, मेरे को लगता है कि इसी बहाने पिकनिक भी हो जाती है नेताओं की और जलवा पूजन भी हो जाता है। दोनों चीज़ें हो जाती हैं उन लोगों की, तो कम से कम उनको ये रहता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। 2 खबरें हो गई। अब हम प्रभात किरण की खबर की बात करते हैं। प्रभात किरण में 2 खबरें। एक तो शेखर जी की खुद की खबर है, एक बड़ी अच्छी। मैंने पहले सोचा था इन्होंने कहा नहीं बाद में बात करेंगे अपन, इसलिए मैंने कहा चलो इसको अपन बाद में बात करते हैं। प्रभात किरण पर खबरें अच्छी हैं। प्रभात किरण में 2 खबरें हैं। एक खबर पर जरूर पहले बात करते हैं हम कि ये जो फुटपाथ पे कब्जे हो रहे हैं, इसको लेके खुद महापौर भी मैदान पकड़ चुके। ये दोनों खबरें हैं प्रभात किरण की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है कब्जे हो रहे हैं प्रभात फुटपाथ पे। सबसे पहले सड़कें खाली कराई, मेन रोड खाली कराई जाएगी और ये सब कराया जाएगा। पर होता कुछ है कि क्या है, बस यही छप के और अध्याय समाप्त हो जाता है। कुछ फुटपाथ तो वहीं के वहीं खाली नहीं हो पाते। ऐसा वो कहावत है कि आगे पाट पीछे सपाट वाली कहावत यहाँ चतार्थ होती है। मुहिम चलती है
इधर कार्रवाई होती है, मुहिम जिस दिन शुरू होती है जाती है, फिर अगले वो जैसे ही हटती है वापस जम जाता है सारा। इसका स्थायी समाधान नहीं है। कार्रवाई को आप कंटिन्यू रखेंगे, जिसको आपने जिम्मेदारी दी गई वही लोग थोड़े दिन बाद छूट दे देते हैं। वो पता नहीं, उन लोगों को दिखता नहीं है कि वो कहाँ चले जाते हैं और सारी चीजें लगने लगती है। एक बार फिर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई है, तय हुआ है कि फुटपाथ और सड़क पर जो कब्जा करके बैठे उन्हें हटाया जाएगा। बात करें दिवाली के पहले भी कार्रवाई चल रही थी, हल्ला मचा और उसे रोकना पड़ गई कार्रवाई। वो सिर्फ इसलिए रोकना पड़ गई कि त्योहार के वक्त मत करो कार्रवाई। अब त्योहार निपट गए हैं, अब मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक दबाव आना चाहिए और ये लगातार चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेसमेंट की कार्रवाई की तरह इसे भी अब बंद कर दिया जाए। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, मुझे याद आता है कि मैं पुरानी अगर बात करता हूं तो पुराने टाइम पे क्या सड़क पे जो अतिक्रमण होते थे उन पर पुलिस भी चालानी कार्रवाई करती थी और उसमें 151 तक की कार्रवाई करके उसको बंद करने तक का अधिकार था। तो मेरा ये मानना है कि व्यवस्था का खौफ किसी एक जगह से नहीं होना चाहिए, व्यवस्था का खौफ हर तरफ से होना चाहिए, चाहे पुलिस से हो, नगर निगम से हो, प्रशासन से हो। हर जगह से जब खौफ नहीं होगा तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। शेखर जी खबर पर बात करते हैं। शेखर जी ने आज खबर दी, गोल्डन सिटी इंदौर, सूरत और नई मुंबई के बीच मुकाबला है। ये एक बड़ी खबर है अपने आप में। शहर के स्वच्छता अभियान को लेकर ये 6वां है ना, 8वां वो है। इसके बाद में जो है अब सम्मान की तैयारी शुरू होगी, जो भी हो। पर आपको लगता है इस बार कि हमें तमगा मिल जाएगा? क्या है, क्या संभावना देख रहे हो आप? संभावना, चूंकि हम इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, मैं इंदौर का नागरिक होने के नाते तो कहूंगा सम्मान मिल जाए। पर व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूंगा तो व्यवस्थाएं अभी इतनी चाक चौबंद नहीं है जो हम देखते आए हैं। जो हमने इस शहर को देखा है, जितना साफ सुथरा देखा है, उसमें काफी कमी आई है। उस लेवल पर जाने के लिए 8वीं बार तमगा लेने के लिए इंदौर को अभी और मेहनत की जरूरत है। ये अच्छा है कि इंदौर को मौका मिल रहा है। सर्वे जो है अगले साल जनवरी में होगा, अभी और वक्त मिल गया है। इस वक्त में हम लोग कितना उसको बेहतर कर पाएंगे वो है। बात करी गोल्डन सिटी की, जो आप बात कर रहे हैं, गोल्डन सिटी इस बार सफाई सर्वे में स्वच्छ मंत्रालय ने एक नई चीज लाए हैं कि जो शहर पिछली बार 1, 2, 3 में आए थे उसमें इंदौर और सूरत नंबर 1 पे साझा था, दूसरे नंबर पे कोई नहीं था, तीसरे पे नवी मुंबई था। इन 3 शहरों में ही ये मुकाबला होगा कि ये 3 शहर एक साल में अपने आप को और कितना आगे बढ़ा पाएंगे। एक नई चीज लाने की कोशिश कर रहा है मंत्रालय, इसलिए गोल्डन सिटी पर यह खबर लिखी गई है। अच्छा, वाह, इस खबर के लिए आपको बधाई भी देता हूं मैं। आप इसी प्रकार से खबरें लिखते रहें। ये मेरे पास दोपहर है और दोपहर की कुछ खबरों में जरूर बात करेंगे हम। 1-2 खबरों पर जरूर बात करते हैं कि एक तो BRTS पर 150 नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें चलाने का काम चालू हो रहा है, क्योंकि उसको ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके पहले भी प्रयास हुए हैं, पर सबसे बड़ी बात होती है कि लोक परिवहन का इस शहर में उपयोग धीरे धीरे जो है वो बात नहीं आ पाती, मतलब जो दूसरे शहरों में होता है। और परिणाम ये हो रहा है कि लगातार आज 30 लाख से ज़्यादा वाहन इस शहर में हो गए हैं। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि लोक परिवहन इतना आसान हो जाए कि लोग अपने घरों की कारों को ना निकालें, तभी जाके हम बाकी शहरों को क्या ग्रीन कॉरिडोर बना पाएंगे? वैसे बहुत अच्छी बात है। शहर को ग्रीन मोबिलिटी बनाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरुआत अपने से करनी चाहिए। जिम्मेदार लोग जो हैं, एक दिन साल में एक दिन नो कार डे करने से काम नहीं चलेगा। आप हर महीने करिए, कोई बुराई नहीं। 1 महीने में एक बार तो आप आ ही सकते हैं। शुरुआत ऐसे ही होगी, हर महीने एक बार कहिए, फिर बाद में हफ्ते में आइए, 15 दिन में आइए। ये तब कर पाएंगे जब होगा। बाकी आप ग्रीन मोबिलिटी की कितनी भी बसें ले आए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को डाइवर्ट करना पड़ेगा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। ये थी आज की अखबारों की सुर्खियां जो हमने आपको बताई। कुछ खबरें और भी हम इसी प्रकार बताते रहेंगे। कल से हम ये कोशिश भी करेंगे कि आपको जो राष्ट्रीय स्तर पर दिन में जो भी बड़े इवेंट हो गए होंगे उसकी जानकारी भी हल्की फुल्की हम आपको देते रहेंगे। कुछ 1-2 मिनट की राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं हम, जो हमको इस शहर में दिखाई पड़ रहा था। उसके बारे में हमारी बात नहीं हुई थी, तो हमने कहा हम बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद में हम ये कर रहे हैं। 4 नंबर में क्या खिचड़ी पक रही है, मेरे को आप बताइए। कि महापौर जी वाला एक वो पुराने महापौर और नए महापौर के बीच कुछ शायद कौन से वार्ड में कल कार्यक्रम था, 82 में कार्यक्रम था। और वो जो है उसके अंदर पार्षद भी नहीं गए, उन्होंने निमंत्रण भी बांटे। और तो क्या लग रहा है मुझे एक समझ में आता है, क्या वो जमीन के नेता के बीच और भाग्य के नेता के बीच लड़ाई चालू हो गई है? क्या हो रहा है वहाँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लड़ाई की शुरुआत तब से हुई है जब पुष्यमित्र भार्गव जी को महापौर का टिकट मिला है 4 नंबर से। और वहाँ जो 4 नंबर में एकाधिकार था गौड़ परिवार का, वहां से आप महापौर को लेकर आए। महापौर चूंकि बड़ा पद होता है, पूरे शहर की कमांडिंग उनके पास होती है। तो हो ये रहा है कि अब 4 नंबर पे जो भी विकास होता है, चूंकि नगर निगम के थ्रू शहर में विकास होता है और कोई एजेंसी नहीं है जो डायरेक्ट विकास करेगी। अगर नगर निगम से विकास होगा तो महापौर जी वहाँ मेहमान होंगे ही होंगे। कल भी ऐसा ही सब कुछ चल रहा था।
पता नहीं अचानक श्रेय की राजनीति जिसको कहते हैं, मुझे लगता है ये श्रेय की राजनीति है कि 4 नंबर में विकास हो रहा है, चूंकि महापौर जी मुखिया हैं तो श्रेय उनकी टीम चाहती है कि उन्हें मिले, गौड़ परिवार चाहता है कि वो विधायक है मालिनी गौड़ वहां पे उन्हें मिले। इस श्रेय की वजह से जो टकरार है, ये टकरार बहुत दिनों से चल रहा है और धीरे धीरे ये बड़ा होता जा रहा है। कल जिस तरीके से पूरे गुट से जुड़े हुए पार्षदों ने पूरे प्रोग्राम का बॉयकॉट किया, पार्षद जो खुद न्योता बांट रहे थे दोपहर तक, उसके बाद में वो कार्यक्रम से गायब हो जाते हैं अपने समर्थकों को लेकर, तो एक कार्यक्रम बिगड़ता बचा है कल। इसीलिए मुझे लगता है शेखर जी, मैं हमेशा कहता हूं कि 4 नंबर जो मजा 2 नंबर के काम में है वो 4 नंबर के काम में है ही नहीं, क्योंकि 2 नंबर में क्या है, सारा फाइनल रहता है, क्या श्रेय का मामला ही नहीं रहता, क्योंकि जो जाता है श्रेय वहीं दे के आता है, अपने केवल कपड़े वापस, जो कपड़े पहन के जाता है वही कपड़े पहन के वापस आता है वहाँ से, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैंने कोई भी श्रेय लेने की कोशिश करी तो ये जो पहन के गया हूँ मैं, ये भी वहाँ दादा के यहाँ छोड़ के आना पड़ेगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रेय का काम जो है ये बाकी जगह तो थोड़ा बहुत हो सकता है, पर हमारे यहाँ कुछ भी कहो आप, हमारे इन सब मामलों में 2 नंबर क्षेत्र में, इसीलिए हम कहते हैं कि देखो कैलाश जी ने अब जाके इतने सालों बाद 1 नंबर में काम शुरू किया है ना। 1 नंबर का काम करना बहुत कठिन काम है भाई, 1 नंबर में सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल होता है ना, पर 2 नंबर का काम जब तक वो कर रहे बड़े आनंद में थे, उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी अभी हाल। अब चूंकि रमेश मेहंदोला दादा दयालु 2 नंबर में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो देखो रम गए हुए हैं ना, अब रम गए हैं 2 नंबर में, और इसे रम गए हैं वो 2 नंबर के काम में कि आँख खुलते से 2 नंबर का काम शुरू कर देते हैं, उनको आदत हो गई, मतलब 18 घंटे 2 नंबर का काम करते हैं, तब जाकर 2 नंबर में आज उनने अपनी जगह बनाई है, नहीं तो 1 नंबर में करते तो नहीं कर पाते वो बेचारे काम। पर हमारा ये मानना है कि इसी प्रकार की खबरों के साथ हम आपका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको जोड़ें। और एक आग्रह और है, चूँकि हम इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर बनाते रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक आप इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, इसको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे हम उतने बेहतर कार्यक्रम बनाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रमों से आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आए, आपका ज्ञान बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, इसी प्रकार के कार्यक्रम में हम आपको जोड़ेंगे। आज के कार्यक्रम में शेखर जी मेरे साथ हैं, आपको निरंतर शेखर जी मिलेंगे। कभी भी फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई भी मामले में आपको पेश लगता है तो उसका श्रेय शेखर जी को ही जाएगा, मेरे को नहीं जाएगा। मैं कार्यक्रम केवल आयोजन कर रहा हूँ इसलिए, पर आगे सब इसी प्रकार के कार्यक्रम आपको बनाते रहेंगे। आज पहला दिन था कार्यक्रम को, कोशिश करेंगे इसको और बेहतर तरीके से। हम चाहेंगे हमारी लिंक पे आप अगर कोई सुझाव भी दे सकते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और भी कोई देना हो तो आप हमें देंगे। अभी हमने 1-2 चीज़ें नहीं की, वो हम 1-2 दिन बाद जोड़ेंगे। और बहुत सारे लोग हमारे कान में कुछ फूंक जाते हैं आकर, हम न तो उसकी पुष्टि करते हैं ना हम उसका खंडन करते हैं, पर जो हमारे कान में फूंक गए या शेखर जी कान में फूंक गए, हम आपके कान में फूंक देंगे। अब आप पुष्टि करते रहें, खंडन करते रहें, जो भी करते रहें, पर इन कार्यक्रमों को हम मना करेंगे। एक बार फिर हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, और हम आपसे आग्रह फिर कर रहे हैं कि कृपया अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।